हाँ तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे जहाँ भी होंगे। तो मित्रों, आज की हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा है राजनीति विज्ञान का प्रथम पाठ का भाग 3। इससे पहले हम हमारे 2 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना है कि सोवियत संघ क्या है, 2 ध्रुव दुनिया में कैसे बने, इसके क्या परिणाम हुए, सोवियत संघ पे क्या क्या संकट आए और किन कारणों से इतना बड़ा एक सोवियत संघ या संगठन अंततः समाप्त हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उसी कड़ी में आगे कि जो सोवियत संघ था, या यूं कहें कि जो सोवियत संघ की पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके महामहिम कौन कौन हुए, राष्ट्रपति कौन कौन हुए, उनके क्या योगदान रहे, क्या प्रमुख कार्य उन्होंने किए और क्या उनकी वजह से उनकी आलोचना हुई है। साथ में हम पढ़ेंगे जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ का अंत हुआ, तो नए कौन कौन से राज्य बने या देश बने और उन्होंने फिर सीएसआई का गठन, कौन कौन देशों ने मिलकर सीएसआई का गठन किया। और इसी के साथ में हम पढ़ेंगे कि जो नए राज्य बने उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कौन से देश में क्या क्या संघर्ष हुए, वो चाहे क्षेत्र को लेके हुए हो या बोली को या भाषा को लेके हुए हो। तो इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सोवियत संघ के राष्ट्रपति। तो सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति है सोवियत संघ के, उनका नाम है, या यूं कहें कि प्रमुख नेता, ये इनको राष्ट्रपति हम नहीं कह सकते हैं, ये थे उसके संस्थापक। क्या थे? संस्थापक। तो कौन थे संस्थापक? सबसे पहला नाम है व्लादिमीर इलिच लेनिन या लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। तो ये सोवियत क्रांति 1917 की बोल्शेविक क्रांति के नेता, या यूँ कहें रूस की क्रांति के प्रमुख थे या जनक थे। इन्होंने 1922 में सोवियत संघ यूएसएसआर की स्थापना की थी। इनका प्रमुख कार्य अगर हम देखें, किनका? लेनिन का। इनको हम सोवियत संघ का राष्ट्रपति नहीं मानते हैं, ये सोवियत संघ के संस्थापक है। इस बात का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा कि संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक का अगर नाम आता है तो वहाँ आपको नाम देना है व्लादिमीर लेनिन का। ये 1917 में जब सोवियत क्रांति हुई, रूस क्रांति हुई या बोल्शेविक क्रांति हुई, तो उसके प्रमुख नेता थे और 1917 से लेकर 1924 तक ये सोवियत संघ के प्रमुख रहे। तो इन्होंने क्या क्या कार्य किया? तो इनके प्रमुख कार्य है बोल्शेविक क्रांति यानी रूसी क्रांति, सोवियत संघ की इन्होंने स्थापना की, गृह युद्ध में इनने विजय प्राप्त की। जो रूस में गृह युद्ध हुआ था निकोलस द्वितीय के विरुद्ध, उसमें इन्होंने विजय हासिल की। 1918 से 1921 के बीच गृह युद्ध हुआ, जिसमें जो सरकार की सेना थी और राजा की सेना थी वो थी श्वेत सेना, और इन्होंने जो अपनी आर्मी बना रखी थी या इनका जो गुट था, संगठन था, उसकी जो आर्मी थी उसे हम कहते हैं लाल सेना। तो गृह युद्ध में लाल सेना ने श्वेत सेना को हराया था। किसको हराया था? श्वेत सेना को। और सोवियत शासन की को स्थिर किया। किसको स्थिर किया? सोवियत शासन को, जिसको हम पढ़ते हैं सोवियत संघ के नाम से। साथ में इन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की 1921 में। नई आर्थिक नीति के तहत क्या किया गया कि जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उद्योग है, धंधे हैं, वो सब किसके अंतर्गत रहेंगे? वो सब गवर्नमेंट के अंतर्गत रहेंगे, वो सब सरकार के अंतर्गत रह के ही कार्य करेंगे। तो ये इनके प्रमुख कार्य थे। और अर्थव्यवस्था जो मर चुकी थी, जो क्षीण हो गई थी इनकी अर्थव्यवस्था, किसके राज में? निकोलस द्वितीय के राज में, तो उसको उन्होंने वापस से जीवित किया। तो इनका योगदान क्या है राजनीति में? कि भाई सोवियत संघ की इन्होंने स्थापना की, संस्थापक थे। 1922 में साम्यवादी शासन की नींव रखी, किसानों को भूमि देने की नीति, मजदूरों के अधिकार बढ़ाए, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़ावा दिया। तो इन्होंने प्रमुख योगदान क्या दिए कि मजदूरों को भूमि दिलवाई, रोजगार दिलवाया, किसानों को भूमि दिलवाई और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया। साथ ही इनकी आलोचना भी ये कह के होती है कि इन्होंने एक दलीय व्यवस्था लागू की। कैसी की? एक दलीय शासन व्यवस्था, मतलब मात्र सिर्फ एक पार्टी का शासन रहेगा, दूसरी किसी पार्टी को शासन करने की अनुमति नहीं है। इनका उद्देश्य था कि एक पार्टी रहेगी तो फैसले
जल्दी होंगे। दूसरा, राजनीतिक विरोधियों पर प्रतिबंध लगाए। जब पार्टी एक होगी तो प्रतिद्वंदी होगा ही नहीं, तो इन्होंने क्या क्या पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। किसका? विपक्ष पार्टी का, मतलब कोई पार्टी ही नहीं है तो प्रतिद्वंदी होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता, तो इन्होंने 100% उस पर पाबंदी लगाई। गुप्त पुलिस या कहें चेका, गुप्त पुलिस द्वारा दमन कराया। जो भी इनके विरोधी थे या कोई देश विरुद्ध या सोवियत संघ के विरुद्ध बात करते थे तो उनका गुप्त पुलिस द्वारा, स्पेशल इनकी फोर्स थी चेका द्वारा, उसके द्वारा उनका दमन करवाया इन्होंने। साथ में प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी और गृह युद्ध में भारी जनधन की हानि हुई। व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया, जैसे आज हमारे देश में न्यूज है वो किसी भी मुद्दे पे बोल सकती है, हर देश की पत्रकारिता को, न्यूज को स्वतंत्रता है, पर उस समय क्या किया गया, न्यूज़ को, प्रेस को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई ताकि ये राज्य के बारे में, शासन के बारे में खुल के अपने विचार रख पाए या उसकी नीति की आलोचना कर पाए। सोवियत संघ के प्रमुख महासचिव या राष्ट्रपति, जो सबसे प्रथम राष्ट्रपति है वो है स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, या यूं कहे लेनिन के उत्तराधिकारी। तो जो प्रथम राष्ट्रपति है सोवियत संघ के, उसमें नाम आता है जोसेफ स्टालिन का। ये 1922 से लेकर 1952 तक राष्ट्रपति रहे। इन्होंने क्या किया भाई, सोवियत संघ के लिए इन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई। जैसे आज हमारे भारत में क्या चलती है, पंचवर्षीय योजना चलती है। तो पंचवर्षीय योजना में क्या होता है कि भाई आने वाले आगे 5 सालों, कितने सालों का, 5 सालों का सरकार क्या करती है, पहले से नीति निर्धारण कर लेती कि भैया आज चल रहा है 2025, तो 2030 तक हमें क्या क्या कार्य करने हैं और किस तरह से, किस वे से हम उस कार्य को निर्धारित तिथि में कर पाएंगे। वो उसका एक डायग्राम, एक क्षेत्र निश्चित करती है। क्या करती है, एक क्षेत्रफल निश्चित करती है, एक तरीका निश्चित करती है, एक मार्ग प्रशस्त करती है कि किस मार्ग से अगर हम चलेंगे, किस रफ्तार से हम काम करेंगे तो आने वाले 5 साल में जो आज हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो हम हासिल कर पाए। दूसरा, कृषि का सामूहिकरण किया। इन्होंने बलपूर्वक कृषि का सामूहिकरण किया, मतलब जो कृषि क्षेत्र थे वो किसानों के ना होते हुए इन्होंने क्या किया, सामूहिक कृषि कर दी गई। किसानों को सिर्फ खेती करने का अधिकार दिया गया, परंतु सारी कृषि भूमि पर अधिकार सरकार का रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को हराकर सोवियत संघ को महाशक्ति बनाया। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 के मध्य, तो इन्होंने रूस की तरफ से, सोवियत संघ की तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जर्मनी को हराकर सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाया। एक महाशक्ति अमेरिका था तो दूसरा रूस को महाशक्ति बनाया। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारें स्थापित की। हम पढ़ते हैं जैसे जो 15 देश थे उसमें कुछ देश तो यूरोप के भी थे। देश कहाँ के थे, यूरोप के देश थे। जैसे पश्चिमी जर्मनी हुआ और उससे लगे हुए देश इधर, तो वो क्या थे, यूरोप के थे। वो पूंजीवादी विचारधारा में विश्वास करते थे। पर क्या हुआ, स्टालिन ने क्या किया भाई, द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करी, जर्मनी को हराया, साथ ही यूरोप में भी इनने साम्यवादी विचारधारा का प्रचार किया। तो इनके योगदान क्या रहे कि भारी उद्योग, तीव्र विकास किया, सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शामिल किया। द्वितीय विश्व युद्ध में विजय मिली तो स्वाभाविक बात है सेना की शक्ति बढ़ेगी। सोवियत संघ को अमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वंदी बनाया, मतलब दुनिया को 2 ध्रुव में बांटने का काम अगर किया तो एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, तो उसको प्रमुख बनाने का कार्य किन्होंने किया है, स्टालिन ने। और अंतरिक्ष और वैज्ञानिक विकास की नींव रखी। साथ ही साथ इनके नुकसान भी इन्होंने बहुत सारे के, लाखों लोगों की गिरफ्तारी और हत्या करवाई। यानी हमने पढ़ा है इस कार्य क्या कि कृषि का सामूहिकरण, तो आसानी से तो कोई सामूहिकरण होगा नहीं। आप आपकी खेती नॉर्मल तरीके से तो किसी को दे नहीं दोगे। मान लो मेरा खेत है, मैं खेती कर रहा हूँ, मैं फसल काट के ले जा रहा हूँ, तो अगर गवर्नमेंट आके बोल देगी कल से कि भाई आप खेती करो पर फसल सरकार ले जाएगी, आपको सिर्फ खाने इतना अनाज दिया जाएगा जिससे आपका भरण पोषण हो पाए, तो क्या होगा, मैं विरोध करूँगा इस चीज़ का। और अगर विरोध करूँगा तो इनने क्या किया, बलपूर्वक सामूहिकरण किया, तो बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया और साथ में उनकी हत्याएँ भी की। कृषि सामूहिकरण से भयंकर अकाल। साथ ही साथ क्या हुआ, जब कृषि का सामूहिकरण उन्होंने कर दिया तो फिर क्या हुआ, मेरी खेती थी, मेरे पास आ रही थी, तो मैं
पूरा मन लगा के बहुत परिश्रम करके खेती कर रहा था। पर हुआ क्या, जब वो खेती सामूहिक कर दी गई तो मैं बैठ गया कि भाई सभी की खेती मैं नहीं देखूंगा तो दूसरा कोई देख लेगा, वो नहीं देखेगा तो तीसरा आदमी देख लेगा, तीसरा नहीं देखेगा तो चौथा देख लेगा, तो सभी एक दूसरे के भरोसे रहने पड़े और उस कारण से खेती बिगड़ती गई। साथ में सामूहिकरण से अब अगर खेती बिगड़ी तो क्या होगा, एक सामूहिक खेत था बहुत बड़ा, 500 बीघे, 1000 बीघे, 200 बीघे बड़े बड़े खेत थे, पूरे खेत की फसल खराब हो गई तो क्या होगा, फसल का अकाल, अनाज खत्म होगा तो अनाज का अकाल हो जाएगा। तो इनके कारण क्या हुआ, भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त और तानाशाही शासन स्थापित किया। प्रेस को जो स्वतंत्रता थी, बोलने की आज़ादी थी, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया पूरी तरह। साथ ही तानाशाही शासन लागू किया, या यूं कहे कि सोवियत संघ के विघटन की नींव रख दी। सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति बने, महासचिव बने, साथ ही साथ इन्होंने ही उसकी नींव रखना चालू कर दिया। इनके बाद द्वितीय बने निकिता ख्रुश्चेव। इन्होंने क्या किया, स्टालिन की नीतियों की आलोचना की। भाई जब स्वाभाविक बात है कोई दूसरा बनेगा तो या तो वो उसी की नीतियों का पालन करेगा या कुछ नई नीतियां लागू करेगा। तो पुराने राष्ट्रपति की या पुराना जो भी महासचिव रहता है, जैसे मान लो आज हमारे देश में बीजेपी है, बीजेपी शासन कर रही है, तो क्या कर रही है, पहले कांग्रेस के राज की जो भी नीति थी, चाहे वो अच्छी थी या बुरी थी, क्या करती है, उसकी अधिकतर नीतियों की आलोचना करती है, उसको बंद करती है और नई नीति उसकी जगह चालू करती है। तो इन्होंने क्या किया, स्टालिन की जो नीति थी उनकी आलोचना की, किसानों के लिए सुधार किए, जिस बलपूर्वक भूमि का उपयोग करके सामूहिकरण कर दिया गया था उसका इन्होंने क्या किया, निकिता ने भाई उसमें सुधार किए, अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा दिया और परमाणु शक्ति का विस्तार किया। मतलब रूस को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया और उसके परमाणु शक्ति में और भी विस्तार किया। तो एक तो इन्होंने अंतरिक्ष के विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। तो क्या पहला 1957 में सबसे पहले स्पुतनिक नामक उपग्रह, किस नाम का, स्पुतनिक, किस नाम से, स्पुतनिक नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया। 1961 में यूरी गार्गिन को अंतरिक्ष में भेजे गए और लोगों को कुछ स्वतंत्रता मिली। क्या करी, जहाँ स्टालिन ने पूरी तरह स्वतंत्रता खत्म कर दी थी, वहीं फिर निकिता जी जब आए, निकिता, तो इन्होंने क्या किया, लोगों को कुछ कुछ स्वतंत्रताएं देना चालू करी। परंतु इसी कारण क्या हुआ, स्वतंत्रता दी, सारी चीज़ सुधार किया, विज्ञान के क्षेत्र में किया। तो सबसे पहले क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट 1962। तो इनका नुकसान क्या है कि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 से परमाणु युद्ध का खतरा क्या हुआ, भाई इन्होंने परमाणु परीक्षण किए, परमाणु बम वगैरह बनाए, तो दूसरे देशों को क्या लगा कि भाई अगर ये परमाणु बम बना रहे हैं तो स्वाभाविक बात है इसका आज नहीं तो कल उपयोग किसी न किसी देश के खिलाफ करेंगे, सही रखे तो रहेंगे नहीं। आज हमारे पास परमाणु हथियार तो क्या रख तो नहीं रखे हमने, अभी आज चाहे सुरक्षित है, पर कल अगर किसी देश से युद्ध हो जाएगा तो ज़रूरत पड़ने पर हम उस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो इन्होंने भी परमाणु बम बनाए, तो क्या एक परमाणु संकट खड़ा कर दिया। कृषि सुधार की पूरी तरह सफल नहीं हुआ, किसानों के लिए इन्होंने स्वतंत्रता दी, सुधार के, पर पूरी तरह सुधार नहीं कर पाए, क्योंकि पहले वाला बिगाड़ के इतना चला गया था कि आज वाला सुधार ही नहीं कर पाया। अगला, पार्टी नेताओं का विश्वास खो दिया। इनकी पार्टी के जो नेता थे, अधिकतर नेता जो थे, भाई कोई भी किसी भी पार्टी कोई नेता हो, अगर आप उस पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध काम करोगे तो वो पार्टी के नेता आप पे विश्वास नहीं करेंगे। और इन्होंने जब किसानों को, लोगों को स्वतंत्रता दी, कृषि में सुधार किया, तो इनके जो पार्टी के नेता थे जिन्होंने इनको विश्वास करके बनाया था कि भाई आप साम्यवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाओगे, तो उनका भी विश्वास थोड़ा थोड़ा इनसे कम होता गया। इनके बाद आए लियोनिद, कौन आए, लियोनिद ब्रेजनेव। इन्होंने 1966 से 1982 तक राष्ट्रपति के पद पे ये रहे। इन्होंने स्थिरता की नीति अपनाई, मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कोई परिवर्तन नहीं करो। सेना और परमाणु हथियारों का विस्तार किया, सेम स्थिरता, मतलब वो भी परमाणु बम बना रहे थे, इन्होंने बनाए। अमेरिका से सोल्ट समझौते किए, मतलब अमेरिका से कुछ समझौते किए, कुछ सुधार किया। साथ ही अफगानिस्तान में 1979 में आक्रमण किया। कहाँ पे आक्रमण किया, अफगानिस्तान पे। अब इनका योगदान क्या है कि भाई देश की राजनीति को स्थिर रखा,
पहले वाले पे क्या हो रहा था, निकिता जी पे विश्वास खो दिया था, तो इन्होंने उस चीज़ को स्थिर रखा। साथ ही रक्षा शक्ति बढ़ी, परमाणु के क्षेत्र में, हथियारों के क्षेत्र में इन्होंने वही काम किया जो पहले वाले करते आ रहे, उसकी बढ़े। क्योंकि क्या हुआ, शीत युद्ध के समय क्या हुई थी, हथियारों की होड़ लगी हुई थी। शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया। साथ ही साथ जो अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंध थे उनमें भी इन्होंने कुछ सुधार करने की कोशिश की, अमेरिका के साथ कुछ समझौते किए। पर स्थिरता की वजह से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था ठहर गई। नुकसान क्या हुआ कि स्थिरता लाना चाहते थे तो उससे क्या हुआ भाई, अर्थव्यवस्था ठहर गई, लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ा। अफगानिस्तान जो इन्होंने युद्ध किया, यह अफगानिस्तान क्या हुआ, सोवियत संघ का वियतनाम साबित हुआ। क्या साबित हुआ कि जो अफगानिस्तान पे हमला किया था सोवियत संघ ने, ये इसको वियतनाम साबित हुआ, अमेरिका का वियतनाम साबित हुआ। क्योंकि इसकी वजह से इनके जन धन की बहुत हानि हुई, सैनिक बहुत सारे मरे और पैसे की बहुत बर्बादी हुई। और पैसे अधिकतर इन्होंने क्या किया, युद्ध में पैसा लगाया, युद्ध में शक्ति लगाई, तो ये दूसरे क्षेत्र की तरफ देख ही नहीं पाए, तो उससे महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगा साबित हुआ और जनता का जीवन स्तर नहीं सुधर पाया। क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ लगा रहा, पूरा ध्यान काय पे लगा रखा, अफगानिस्तान के युद्ध पे। अगर हमारा पूरा ध्यान एक क्षेत्र पे लगा रहेगा तो बाकी क्षेत्र हमारे लाभ से, अच्छे कार्यों से वंचित रह जाएंगे। और सेम इन्हीं के साथ हुआ। इनके बाद बने यूरी एंड्रोपोव, ये सीमित समय के लिए बने 1982 से 1984, मात्र 2 साल के लिए। इन्होंने इनका क्या कार्य किया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाया, जो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो उसके विरुद्ध अभियान चलाया। प्रशासनिक सुधार किए और अनुशासन पर जोर दिया, मतलब जो भी सरकारी अधिकारी, जो सरकारी विभाग अनुशासनहीन हो गया था। क्योंकि लंबे समय से, एक लंबे दौर से 60 सालों से एक ही पार्टी का शासन था, एक ही पार्टी काम कर रही थी, सेम अधिकारी थे, तो उनको आदत हो गई थी ढील पोल करने की, भ्रष्टाचार करने की। तो इन्होंने आगे क्या किया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाया कि भाई जिसने भ्रष्टाचार किया उसको पकड़ के जेल में डाला जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। प्रशासनिक सुधार के साथ ही अनुशासन पर जोर दिया। सरकार अब योगदान क्या रहा है इनका, इतने कम कार्यकाल में भी इनका बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया, प्रशासनिक सुधार के। तो योगदान क्या रहा, सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाई, यानी कि जो सरकार में काम करते थे, जो नौकरशाही में जो लोग काम कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई गई। उनको कहा गया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, जिस ढील पोल के साथ आप काम कर रहे हो, आप अगर किसी कोई जिम्मेदारी आपको दी गई तो वो आपकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, आपको ईमानदारी से इसे पूरा करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई ढील बरती जाएगी या कोई भ्रष्टाचार किया जाएगा या इसका पद का दुरुपयोग किया जाएगा तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई की, और भ्रष्ट अधिकारी जितने भी मिले, जिनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार की शिकायत थी, सबके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, बिना ये सोचे कि ये किसका सगा है और किसका सगा नहीं है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आर्थिक सुधार शुरू करने का प्रयास किया, क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत कम था, उसमें भी इन्होंने आर्थिक सुधार की शुरुआत करी। अंत में क्या होता है कि स्वास्थ्य खराब होने के से कार्यकाल छोटा रहा, बड़े सुधार पूरे नहीं हो सके, ये बीमार हो गए, इनकी तबीयत खराब हो गई, तो इनको बीच में कार्यकाल छोड़ना पड़ा। और इनके कार्यकाल छोड़ने की वजह से क्या हुआ कि ये सुधार नहीं कर पाए। कौन? यूरी एंड्रोपोव। इनके बाद जो राष्ट्रपति बने वो है कॉन्स्टांटिन चेरनेको। इनका कार्यकाल भी मात्र 1 साल का रहा। इन्होंने भी जो पुरानी नीति थी उसको जारी रखा, ज़्यादा कुछ कार्य नहीं कर पाए, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ये भी नेतृत्व नहीं कर पाए। और इनके बाद जो बने हैं महामहिम या राष्ट्रपति, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये सोवियत संघ के विघटन को लेके, या यूं कहें एक ध्रुवीयता लाने के लिए, विश्व में शीत युद्ध खत्म करने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने क्या किया, वहाँ की आम जनता के लिए जो परेशान हो गई थी, जो दब रही थी, जिनको आज़ादी नहीं थी बोलने की, जो खुलापन महसूस नहीं कर पा रहे थे, तो सबसे पहले जैसे ये सत्ता में आए, इन्होंने 2 सुधार किए। कितने सुधार किए? 2। सबसे पहले सुधार क्या? पेरेस्ट्रोइका। काय का सुधार क्या? पेरेस्ट्रोइका, यानी ये रूसी शब्द है, भारतीय शब्द में अगर इसका अर्थ हम पकड़े तो आर्थिक सुधार। क्या क्या? आर्थिक सुधार। मतलब जो सोवियत संघ
लगातार युद्ध की वजह से हथियारों की दौड़ में लगा हुआ था, सारा पैसा खत्म हो रहा था, उद्योगों पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, आर्थिक सुधार लागू किए। दूसरा इन्होंने काम किया ग्लासनोस्त, यानी खुलापन। इन्होंने खुलेपन की नीति अपनाई, आम जनता को, प्रेस को थोड़ी छूट दी कि भैया आप थोड़े थोड़े आपके मन के भाव बता सकते हैं। प्रेस को छूट दी गई कि आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, आप न्यूज़ वगैरह में सारी चीज़ें खुल के छाप सकते हैं। साथ ही शीत युद्ध समाप्त करने में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई और पूर्वी यूरोप को स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति दी। मतलब जो पूर्वी यूरोप के देश थे जो सोवियत संघ में जुड़े हुए थे, कहाँ जुड़े हुए थे, सोवियत संघ में, इन्होंने क्या किया, जब वहाँ जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ तो इन्होंने कोई भी सैनिक सहायता वहाँ नहीं भेजी, सैनिकों को भेज के उस पर रोक नहीं लगाई, इन्होंने शांति से उनको उनका काम करने दिया। उसी के कारण जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो क्या योगदान रहा इनका, लोकतांत्रिक सुधार, लोगों को बोलने की आज़ादी दी, तो भी लोकतांत्रिक सुधार इन्होंने किया। गोरबाचेव ने अमेरिका से परमाणु हथियार कम करने का समझौता किया। अमेरिका के साथ एक समझौता किया कि भैया परमाणु हथियार कोई भी ना बनाए, ना हम बनाए ना आप बनाओ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ी। जर्मनी के पुनः एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। जब यूरोप में प्रदर्शन हो रहे थे, जर्मनी में प्रदर्शन हो रहे थे, तो इन्होंने इनकी तरफ से कोई भी सेना या सैन्य दबाव जर्मनी पे नहीं डाला, या पूर्वी यूरोप के देशों पे सैन्य दबाव नहीं डाला। तो उससे क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। शीत युद्ध का अंत हुआ और इन्हीं अच्छे कामों की वजह से, इन्हीं के प्रयासों की वजह से जो शांति आई, तो 1990 में इनको शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि सोवियत संघ के कौन से राष्ट्रपति को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति स्थापना के लिए, तो क्या जवाब आएगा, मिसाइल गोर्बाचेव। और इन्हीं योगदानों की वजह से कुछ नुकसान भी इनको उठाने पड़े। तो आर्थिक नुकसान क्या हुआ कि आर्थिक संकट और गहरा गया। जब भाई विघटन हो गया, सारी चीज़ खत्म हो रही है, तो आर्थिक नुकसान हुआ। कई गणराज्यों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। भाई जो भी गणराज्य जुड़े हुए थे 15, उन्होंने मांग करी कि हमको सबको स्वतंत्र होना है। सबसे पहले बाल्टिक गणराज्यों ने मांग करी थी। 1991 में इनके कार्यकाल में सोवियत संघ का विघटन हो गया और कम्युनिस्ट पार्टी, जो एक पार्टी 70 साल से राज कर रही थी, उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया। जो सोवियत संघ पे एक क्षेत्र जो राज कर रही थी, उस पार्टी का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया। बोरिस येल्त्सिन, रूस के प्रथम राष्ट्रपति। जैसे ही सोवियत संघ समाप्त हुआ तो उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही बोरिस येल्त्सिन की। ये रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने और इससे पहले रूसी सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति थे। इनकी बोरिस येल्त्सिन को पदवी किसने दी थी, पद निर्धारण किसने कराया था, या यूं कहें कि पदच्युत किसने किया था, तो वो किया था मिसाइल गोर्बाचेव ने। मिसाइल गोर्बाचेव ही इनको चुन के लेकर आए थे रूस के सोवियत समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति पद पे 1991 में। तो इन्होंने क्या किया कि सोवियत संघ का जब विघटन हो रहा था, तो सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, रूस में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत की, क्योंकि रूस में पहले कौन सी शासन व्यवस्था थी, रूस में कौन सी शासन व्यवस्था थी, तो पहले वहाँ भी सोवियत संघ का राज था, तो साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, एक पार्टी का राज्य था। परंतु हुआ क्या, जब बोरिस येल्त्सिन को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया, तो इन्होंने क्या किया, रूस में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करी, रूस को सोवियत संघ से अलग किया, सोवियत संघ का विघटन हुआ और ये वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। 1991 में रूस में हुए तख्ता पलट को विफल करने में का नेतृत्व किया। जब बाकी नेता, सोवियत संघ के बाकी नेता मिसाइल गोर्बाचेव के विरुद्ध उनका तख्ता पलट करना चाहते थे, उनको सत्ता से हटा के दूसरे किसी नेता को सत्ता पे काबिज करना चाहते थे, राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, ताकि सोवियत संघ का विघटन ना हो, इसको सैनिक शक्ति के द्वारा दबा दिया जाए। तो उस समय क्या हुआ, रूस की जनता ने और आधे सैनिकों ने उनका सपोर्ट नहीं किया, इस कारण से तख्ता पलट नहीं हो पाया। और उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है, किनका, बोरिस येल्त्सिन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये तख्ता पलट के विरोध में रहे और रूस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।
तो इनके योगदान क्या क्या रहे कि रूस में बहुदलीय लोकतंत्र की नींव रखी। इससे पहले क्या था, रूस में एक दल था। पर अगर पूछा जाए कि बहुदलीय प्रणाली कौन लेकर आया रूस में, तो बोरिस येल्त्सिन। राष्ट्रमंडल के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई CSI। शीत युद्ध के बाद पश्चिम देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। नई रूसी संविधान लागू कराया, रूस में नया संविधान लागू कराया और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। ये इनके प्रमुख योगदान रहे रूस को लेके या सोवियत संघ को लेके। अब इन सबसे बहुत से नुकसान भी उठाने पड़े, क्योंकि जब एक लंबी व्यवस्था, एक साम्यवादी व्यवस्था जो लंबे समय से चली आ रही थी, मान लीजिए कोई एक लंबी बीमारी है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो एक ही दिन में शरीर कवर नहीं करता, उसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो जब इन्होंने रूस को स्वतंत्र किया साम्यवादी व्यवस्था से, तो उसका कारण क्या था, रूस बहुत बड़ा देश था, उसमें और भी देश सोवियत संघ में जुड़े हुए थे। पर साम्यवादी व्यवस्था क्या कहती है कि हर देश के नागरिक को सरकारी सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। कौन करवाएगी, सोवियत संघ व्यवस्था करवाएगा। मान लो नौकरी है, खाना है, दाना पानी है, सब्सिडी है, तो संघ प्रोवाइड करवाएगा और सारे पैसों का अधिकार सोवियत संघ के पास रहेगा। प्रशासनिक अधिकार, उत्खनन, जो भी विभाग है गवर्नमेंट के, सभी पर अधिकार सरकार का रहेगा। तो उससे क्या था भाई, रूस बड़ा देश था, इसके पास संसाधन ज़्यादा थे। परंतु होता क्या था कि जिन देशों के पास संसाधन नहीं है, वहाँ से यहाँ रूस के संसाधन वहाँ दिए जाते थे, रूस का अनाज दूसरे देशों में दिया जाता था, तो इसको आर्थिक बहुत नुकसान हुए। तो जब अलग हुआ तो इन्होंने क्या किया भाई, उसको सुधारने के लिए शॉक थेरेपी लागू लाए। क्या लाए, शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी के कारण महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ी। शॉक थेरेपी में क्या था, मतलब जो वस्तु सरकारी सब्सिडी मिल रही थी उसे सरकारी सब्सिडी में ना दे के मार्केट मूल्य में बेचा गया। जो गवर्नमेंट उद्योग थे उनमें से 90% का निजीकरण किया गया। बहुत से उद्योगों को औने पौने दामों पे बेचा गया, तो उसे शॉक थेरेपी कहते हैं, या यूं कहें इतिहास की गैराज सेल, सबसे बड़ी गैराज सेल। सरकारी उद्योगों के निजीकरण में भ्रष्टाचार और असमानता बढ़ी। कुछ उद्योगपति का अत्यधिक प्रभाव बढ़ा, मतलब जो बहुत से उद्योगपति थे उनका प्रभाव राजनीति पर अधिक पड़ा बहुदलीय है। तो 1993 के संवैधानिक संकट में संसद पर सेना की कार्रवाई करें। साथ ही पहले चेचन युद्ध के कारण भारी जनधन की हानि हुई। आर्थिक संकट और शासन की कमजोरियों के कारण उनकी लोकप्रियता घट गई। चेचन्या जो एक रूस का प्रांत है, उसमें गृह युद्ध हुआ। चेचन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कौन से में, 1994 से 1996 के बीच। तो वहाँ पर भी इन्होंने उसकी राजधानी में सेना भेजी, विद्रोह को दबाया, तो उस कारण वहाँ बहुत से लोग मरे। और जब सेना भेजी जाती, युद्ध होता है, तो सबसे बड़ा नुकसान एक तो जन का और दूसरा धन का होता है। तो क्या हुआ, जब राष्ट्रपति बने सारी चीज़ें चलती रही। तो 1990 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। बर्लिन की दीवार जैसे गिरी तो लुथियान, कौन सा देश, लुथियान ने सबसे पहले अपने को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि भाई अब बर्लिन की दीवार गिर गई है, सोवियत संघ इस चीज़ पे ध्यान दे नहीं रहा, तो मैं आज़ाद हूँ कि मेरा जिंदाबाद। अब सबसे पहले जिंदाबाद का नारा किसने लगाया, लिथुआनिया। किसने, लिथुआनिया देश ने। लिथुआनिया सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा करता है कि भाई मैं आज़ाद हूँ। फिर क्या हुआ, इसके बाद लातविया और एस्टोनिया ने भी स्वतंत्रता की मांग तेज कर दी। मतलब उसको देखा देखी दूसरे देश भी स्वतंत्रता की मांग करने लगे कि भाई हम भी सोवियत संघ में नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे। 8 दिसंबर 1991 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ समाप्त करने का निर्णय लिया और 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का आधिकारिक विघटन हो गया और 15 नए स्वतंत्र देश बने। कितने देश बने, 15। कब, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। कब, 26 दिसंबर 1991 को। जब ये विघटन की प्रक्रिया पूरी होने वाली थी
कि हाँ यार भाई काम करो, अब सोवियत संघ को समाप्त कर दिया। तो सभी देशों के मन में ऐसा था कि हम अभी नए नए अगर आज़ाद होंगे, स्वतंत्र होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हो सकता है, संभावना है कोई भी दूसरा देश अगर हम पे आक्रमण करेगा, तो आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, सोवियत व्यवस्था को थोड़ा बदलते हुए एक राष्ट्रमंडल CSI, सोवियत गणराज्य, क्या कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, एक गठबंधन बनाया, क्या का गठन किया, क्या क्या एक संघ बनाया, एक CSI राष्ट्रमंडल का गठन किया। किन देशों ने? सोवियत देशों ने। कौन से देशों ने? सोवियत देशों ने। तो क्या था, पहले सोवियत संघ में क्या था कि पूरी व्यवस्था एक पार्टी की थी, तो इन्होंने उस चीज़ को परिवर्तित करके उसका विखंडन करके एक नया संगठन बनाते हैं 21 दिसंबर को। बल्कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? 26 को, मतलब उससे 5 दिन पहले। कहाँ पे? अल्मा अता घोषणा के तहत। कौन सी घोषणा के तहत? अल्मा अता घोषणा के तहत 11 पूर्व सोवियत गणराज्य, मतलब जो पहले सोवियत के राज्य थे, पूर्व का मतलब पहले, जो पहले 11 सोवियत गणराज्य थे, उन्होंने क्या किया, एक CSI गठन किया, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन किया। कितने देशों ने? 11। कितने देशों ने? 11 देशों ने। कौन कौन से 11 देश? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, ये 3 तो इन्होंने तो 8 दिसंबर को ही निर्धारित कर लिया था, 3 जने ने। तो ये जो 3 देश है, 1, 2 और ये 3, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये जो 3 देश है, इन्होंने क्या किया, 8 दिसंबर को एक मीटिंग करके भाई डिसाइड कर लिया कि अपने को एक देश अलग विघटन करना है, सोवियत संघ से अलग होना है, स्वतंत्र देश बनाना है, लोकतांत्रिक देश बनाना है। परंतु संभावना है कि हम अलग होंगे, कमज़ोर रहेंगे, तो दूसरे देश या पूंजीवादी देश, अमेरिका वगैरह कोई हमला करेगा या कोई पाबंदी लगाएगा, आक्रमण कर सकता है और दूसरे नुकसान हो सकते हैं। आज आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो एक संगठन बना ले। तो उसमें 11 सोवियत संघ के जो देश थे, उन्होंने एक संगठन बनाया, CSI बनाया। तो उसमें कौन कौन शामिल थे? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और मोल्दोवा। टोटल कितने देश थे सोवियत संघ में? 15, जिन्होंने 11 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। इसमें 4 देश शामिल नहीं हुए, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया और जॉर्जिया। ये 4 देश ऐसे थे जो सोवियत संघ में शामिल ना हुए, पर कुछ समय बाद जॉर्जिया, शुरुआत में शामिल नहीं हुआ 91 में, पर 93 में जॉर्जिया क्या हुआ, सोवियत संघ में शामिल हो गया। लेकिन जब 2008 में रूस और जॉर्जिया में युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के कारण जॉर्जिया वापस से CSI से अलग हो गया 2009 में। कब? जब 2008 में रूस और जॉर्जिया का युद्ध हुआ, तो 2009 में CSI से अपना गठबंधन तोड़ लिया, उन्होंने वो वहाँ से पद छोड़ दिया। तो 8 दिसंबर 1991 को, कब इसका गठन कब हुआ था? 21 दिसंबर कब हुआ था? अल्तमा की घोषणा में। परंतु इससे पहले ही 8 दिसंबर 1991 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने बोलजेवा समझौता द्वारा CSI की नींव रख दी थी, मतलब पहले ही रख दी थी। सब सोवियत संघ का विघटन तो 26 दिसंबर को हुआ है, पर इन्होंने 8 दिसंबर को इस चीज़ की नींव रख दी गई थी। तो अगर पूछा जाए तो सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा ग्रुप बना, कौन सा संगठन बना? तो CSI। कितने देश थे इसमें? स्टार्ट में 11 देश, बाद में 1993 में जॉर्जिया जुड़ा, 2009 में जॉर्जिया हट गया। और संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे? रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 देश थे जिन्होंने 8 दिसंबर को इसकी नींव रखी थी। परंतु समय के साथ यूक्रेन CSI से हट गया, मतलब जो संस्थापक सदस्य था बाद में CSI से हट गया। अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, कुछ समय पहले की बात है।
तो क्या हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और CSI बना, तो जो देशों को एक अंदर से या कहीं चीज़ का एक शक था, क्या था, शक था, जिस चीज़ का भय था कि भाई हम आज़ाद होंगे तो या तो कोई दूसरा देश आक्रमण करेगा, या हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, विदेशी व्यापार में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ जब उनके देशों में चल रही थी, दिमाग में घूम रही थी, उसी समय अलग अलग देशों में अलग अलग घटनाएं होती है, कहीं सीमा को लेके, कहीं जाति भेदभाव को लेके, अलग अलग जगह कहीं विद्रोह होता है, या तो कोई देश में युद्ध होता है। तो हम पढ़ेंगे अब आगे कि सोवियत संघ से जो अलग हुए 15 देश है, उनमें संघर्ष कौन कौन से हुए, मतलब प्रमुख संघर्ष कौन कौन से थे। अगर आप देख पाओगे तो ये नक्शा बना हुआ है, रूस सबसे बड़ा है, बाकी सारे देश रूस से लगे हुए हैं, क्या है, पूरे रूस से लगे हुए हैं। तो भाई इनमें कहाँ कहाँ क्या क्या संघर्ष हुआ, तो सबसे पहला प्रमुख संघर्ष है नागोर्नो और कराबाख युद्ध। कौन सा, 1988 से 1994 के बीच, मतलब ये सोवियत संघ विघटन के पहले से यहाँ चल रहा था। तो कारण क्या था इसका, ये देखिए, ये है एक देश अजरबैजान। कौन है, अजरबैजान, ये इसकी सीमा है। ये है अजरबैजान। कौन सा देश है, अजरबैजान। इसमें एक जगह पड़ती है ये वाला भाग, ये है नागोर्नो कराबाख, और इसी से लगा हुआ है आर्मेनिया देश। कौन सा देश लगा हुआ है, आर्मेनिया, और ऊपर की तरफ लगा हुआ है रूस, एक तरफ है जॉर्जिया। तो यहाँ क्या हुआ कि जब भाई अलग अलग देश आज़ाद बने, तो क्या हुआ, ये जो क्षेत्र था, इसमें जो रहने वाले समाज लोग थे, जाति के थे, वो अधिकतर लोग कौन से समाज जाति के थे, वो थे अर्मेनियाई। कौन से थे, अर्मेनियाई। परंतु वो कौन से देश में थे, अजरबैजान में। और यहाँ अधिकतर जो दूसरे लोग थे वो थे ईसाई धर्म वाले, और ये थे अजरबैजान। तो इनका ये मानना था कि भाई हम यहाँ बॉर्डर पे लगते हैं आर्मेनिया के, ये हमारी समाज के ही है, अब तुम अलग अलग आज़ाद हुए तो हमको इनमें इधर मिल जान दो। क्या क्या कहना था इनका कि भाई काम करो, हमको तो अजरबैजान में नहीं रहना, हमको आर्मेनिया में मिलना है। अब अजरबैजान कहना था भाई तुमको मिलना है तो मेरा पूरा क्षेत्र चला जाएगा, मेरी ज़मीन जाएगी, मेरे संसाधन जाएंगे, मेरा टैक्स जाएगा, तो नहीं मिलने थे। तो क्या हुआ, अर्मेनिया के देश में, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो क्षेत्र पड़ता था, यहाँ के लोगों ने विद्रोह चालू किया। क्या कर दिया, विद्रोह, मतलब तो उनका ये कहना था 1988 में संघर्ष शुरू हुए। कब शुरू हो गए थे, 1988 में, जब उनको लगा कि भाई सोवियत संघ थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, तो उससे पहले ही यहाँ पे आंदोलन चल रहे थे। 1991 में जैसे सोवियत संघ टूटा तो यहाँ युद्ध तेज हो गया, और 1994 में क्या हुआ, यहाँ पे युद्ध विराम की घोषणा की गई कि ठीक है भाई युद्ध विराम कीजिए, शांति समझौता कीजिए, आप यहीं रहिए। और इस युद्ध में क्या हुआ, बड़ी संख्या में युद्ध विराम हो गया, बहुत से लोग मारे गए, और बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों ने इधर विस्थापन किया, लोग यहाँ से यहाँ जाने लगे। 2020 में यहाँ फिर युद्ध हुआ। 2020 के बाद 2023 में अजरबैजान ने, किसने, जो देश था अजरबैजान, इन्होंने क्या किया, पूरी तरह इस पर कब्जा हासिल कर लिया कि भाई तुमको एक बार समझा दिया, पहले भी समझा दिया कि मत जाओ, हमारे इधर रह लो, पर तुमको क्यों जातिवाद करना है, हम है इस्लामिक, आप अगर अर्मेनिया ही है तो आप रहिए, पहले भी रह रहे थे अभी भी रहिए। पर इनका कहना था नहीं, जाति अलग है, रहना ही नहीं। तो भाई इनको शक्ति के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से यहाँ अजरबैजान ने शांति स्थापित की, बहुत से लोगों का विस्थापन हुआ और बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। वर्तमान स्थिति यहाँ क्या है कि 2020 में फिर से युद्ध हुआ। 2023 में अजरबैजान ने पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल किया, परंतु अधिकांश अर्मेनियाई निवासी क्षेत्र छोड़ के चले गए, प्रतिस्थापित हुए। तो अगर पूछा जाए कि नागोर्नो और कराबाख युद्ध या विद्रोह किसके बीच में था, तो अजरबैजान और आर्मेनिया, दो देशों के बीच।
ठीक है। अब इसका क्या था भाई, राष्ट्रीय मान्यता है अजरबैजान में, ये क्षेत्र कहाँ में पड़ता है, अजरबैजान में, पर बहुसंख्यक आबादी कौन सी थी, आर्मेनिया ही थी। तो उनका यह कहना था कि हमको तो अलग देश में ही मिला, तो हम आपके साथ नहीं रहे। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ था, जम्मू के जो राजा थे हरि सिंह, वो हिंदू थे, पर वहाँ जो प्रजा थी अधिकतर मुस्लिम थी। तो पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि भाई जनसंख्या मुसलमान है, इसलिए जम्मू कश्मीर हमारा भाग रहेगा, परंतु वहाँ के राजा, वहाँ की प्रजा का यह मानना था कि भाई हम भारत के साथ मिलेंगे। तो जो हमारे साथ हुआ वही सेम कंडीशन यहाँ बनी। दूसरा युद्ध हुआ दक्षिण ओसेतिया का युद्ध। कहाँ का, ओसेतिया। दक्षिण ओसेतिया जो राज्य है, जो क्षेत्र है दक्षिण का, ये जॉर्जिया देश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जॉर्जिया देश में। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ओसेतिया को लगा दक्षिण भाग के कि भाई हमको भी एक नया देश बना दिया जाए। क्या लगा भाई, वहाँ के जो लोग थे ओसेतिया के, उनका यह कहना था कि भाषा संस्कृति के आधार पर हम आपसे थोड़े थोड़े अलग है, हमारी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, जॉर्जिया से अलग थी, तो भाई हमको हमारा एक अलग देश बना के दिया जाए, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो रूस ने इसमें हस्तक्षेप किया और इसको अलग कर दिया गया। किसके हस्तक्षेप से, रूस के। रूस ने अपनी सैनिक सहायता से जॉर्जिया से ओसेतिया को अलग कर दिया, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएन में आज भी जॉर्जिया को दक्षिण ओसेतिया को जॉर्जिया का भाग माना जाता है। परंतु है क्या, दक्षिण ओसेतिया अलग सरकार चलाता है, यहाँ पे एक अलग सरकार चलती है, अलग गवर्नमेंट चलती है, और उसको रूस से संरक्षण प्राप्त है। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर रूस से लगा हुआ है। और जॉर्जिया 1991-92 के समय क्या था, CSI का सदस्य नहीं था। इस कारण से रूस ने क्या किया, यहाँ विद्रोह हुआ तो उसका विद्रोहियों का समर्थन किया। अगला है ट्रांसनिस्ट्रिया का युद्ध, जो मोल्दोवा देश है। कौन सा, मोल्दोवा देश। वहाँ पे डनेस्ट्रिक नदी बह रही है ऊपर की तरफ से, ये क्या बह रही है, नदी बह रही है। इधर यूक्रेन लगा हुआ है, यूक्रेन से ऊपर रूस है, इधर रोमानिया है, नीचे काला सागर है। तो यहाँ की जनता का, इस नदी के ऊपर की तरफ की जनता का ये मानना था कि भाई हम रूसी भाषा बोलते हैं, हम बोली में आपसे अलग है, तो हमें अलग देश दिया जाए। क्या दिया जाए कि हम अलग होना चाहते हैं, हमारी बोली और भाषा आपकी बोली भाषा से अलग है। जैसा भी हमारे महाराष्ट्र में हो रहा था कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। ये राजनेताओं की चोचले थे, बाकी कुछ भी नहीं। अपनी रोटी पकाने के चक्कर में राजनेता ऐसे चोचले करते रहते हैं। तो सेम परिस्थितियाँ 1992 में मोल्दोवा में बनी कि भैया ये जो नदी के ऊपर का भाग है, हमारी संस्कृति हमारी बोलचाल अलग है, हमें यहाँ से अलग रहना है। तो क्या हुआ, जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, मोल्दोवा स्वतंत्र हुआ, तो 1992 में ट्रांसनिस्ट्रिया समर्थक वालों के बीच युद्ध हुआ। मतलब ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र है, ये वाला पूरा, इसके और मोल्दोवा की सेना के बीच युद्ध होता है। क्या होता है, युद्ध होता है। अंततः क्या होता है, रूस इसमें आता है और एक समझौता करवाता है, युद्ध विराम का समझौता होता है, दोनों के बीच युद्ध विराम होता है। और आज भी यहाँ का प्रशासन अलग, ट्रांसनिस्ट्रिया ये जो नदी के ऊपर का भाग है, इनका एक अलग स्वतंत्र प्रशासन है। यहाँ पे अलग सरकार चलती है और जॉर्जिया में मोल्दोवा में अलग चलती है। अब खाजिया युद्ध। अब खाजिया भी जॉर्जिया का एक प्रांत हुआ करता था, जैसे अपन भारत के अलग अलग राज्य है, प्रांत है अलग अलग, तो उसी प्रकार अब खाजिया भी कहा था जॉर्जिया का भाग था। क्या था, जॉर्जिया का भाग था। पर अब खाजिया के लोग की भाषा संस्कृति अलग थी, देश एक था। पर होता क्या, जैसे हमारे यहाँ तमिलनाडु तेलंगाना है, असम है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, केरल है, महाराष्ट्र है, मध्य राजस्थान है, अलग अलग भाषा अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ हम
रहते हैं, एक ही संविधान का पालन करते हैं। पर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इनको लगा कि यार जब विघटन हो ही रहा है, ठीक है, यहाँ से एक क्षेत्र अलग चला ही जा रहा है, तो हम भी एक काम करते हैं, अपना एक अलग देश बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, देखा देखी करते हुए अब खाजिया ने क्या किया कि भाई हम भी हमारा अलग देश बनाएंगे। कब? 1992 से 1993 के मध्य। तो इन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अलग है, हमारी बोलचाल अलग है, हमारा पहनावा अलग है। तो क्या हुआ, 1992-93 के बीच अब खाजिया और जॉर्जिया के बीच युद्ध होता है। अब खाजिया के अलगाववादी बलों का समर्थन रूस को मिला और रूस समर्थित बलों ने जॉर्जिया को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मतलब वही हुआ, पहले भी रूस ने यहाँ दखलंदाजी की थी, अब भी रूस ने यहाँ पे दखलंदाजी की। और जो ये अलगाववादी थे या जो विद्रोही थे, उनको समर्थन किसने किया? रूस ने समर्थन किया और अंततः इनकी विजय हुई, जॉर्जिया को पीछे हटना पड़ा। परंतु यूएन आज भी इसको देश नहीं मानता है, वो जॉर्जिया को ही मानता है, क्योंकि बहुत से देशों ने इसको मान्यता नहीं दी। परंतु यहाँ पर भी एक अपनी सरकार है और उसका समर्थन रूस करता है। ताजिक गृह युद्ध, ताजिक यानी ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान जो राज्य देश है, वहाँ पर ये भाग उत्तरी और ये नीचे का दक्षिणी, इन दो भागों में गृह युद्ध छिड़ता है। दोनों भागों में गृह युद्ध छिड़ता है, राजनीतिक मतभेद रहते हैं, अलग अलग राजनेता अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, विपक्षी समूह सरकार में हिस्सेदारी और राजनीति सुधार चाहती। मतलब यहाँ दो क्षेत्रों ने क्या किया कि भाई जो तुम पूरे देश पर राजनीति करोगे, तो जो विपक्ष में बैठा था उसने कहा कि हमको अधिकार चाहिए, हमको इसमें हिस्सेदारी चाहिए, और इसमें गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध में बहुत से क्षेत्र युद्ध की चपेट में आए, राज्य का बहुत सारा नुकसान हुआ, आर्थिक और सैनिक नुकसान हुआ। फिर अंततः क्या हुआ, ताजिकिस्तान ने दोनों के साथ शांति समझौता कर लिया। इन्हें देखा कि लड़ाई में कोई सार नहीं है, लड़ेंगे तो हो सकता है कि भाई ज़्यादा समय लंबी लड़ाई चली तो ये भी मेरे से अलग हो जाएंगे और मेरा क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो इसने क्या किया, दोनों के साथ शांति समझौता कर लिया। शांति समझौता करके इनकी मांग थी कि राजनीति में सुधार और समूह में हिस्सेदारी, तो इनको 30% हिस्सेदारी दे दी राजनीतिक सुधार के, और पूरा देश आज शांति से विकास की ओर अग्रसर है। वर्तमान में भी यहाँ बहुत ऐसे कोई हालात नहीं बने हुए। 1997 में शांति समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1992 से विद्रोह चल रहा था, गृह युद्ध, तो 1997 में ख़त्म हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए, बहुत सी जन धन की हानि हुई। अंततः सरकार को शांति समझौता करना पड़ा। अगला है चेचन युद्ध। पहला चेचन युद्ध। चेचन्या क्या था? चेचन्या रूस का एक भाग है, एक क्षेत्र है जो रूस देश है, ये इससे लगा हुआ है सारी चीज़ें, ये और ये दागिस्तान, ये रूस के ही भाग है। क्या है? उत्तरी ओशान्तिया। ये जो चेचन्या, दागिस्तान, ये रूस के छोटे छोटे प्रांत है। तो जब 1991 में विघटन हो गया तो इनको 1994 लगा कि भाई हम जॉर्जिया से मिलते हैं। जैसे इधर ये वाले भाग में, जॉर्जिया के यहाँ वाले भाग में रूस ने समर्थन करके उसको अलग करवाया, आज़ाद करवाया। तो इनको लगा कि क्यों ना हम भी रूस के नीचे नीचे लटक रहे जॉर्जिया से, तो हम रूस से कट जाएं, अलग हो जाएं और एक अपना अलग देश बना ले। क्या बना ले? अलग देश बना ले। अपना खुद का राष्ट्रपति होगा, अपने अपने मुख्यमंत्री होंगे, अपने प्रधानमंत्री होंगे, अपन नेता रहेंगे। तो वहाँ के लोगों ने क्या क्या विद्रोह किया अलग देश बनाने के लिए। कौन से राज्य के लिए? चेचन्या राज्य ने। तो 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि भैया हम आज़ाद हो गए, अब हम रूस का हिस्सा नहीं है। और इसकी राजधानी थी ग्रोजनी। क्या राजधानी है? ग्रोजनी राज्य की। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो वैसे ही चेचन्या की राजधानी क्या थी? ग्रोजनी। इन्होंने अपने अपने को आज़ाद घोषित कर दिया अपने को 1991 में। क्या हुआ भाई? ग्रोजनी में आज़ाद घोषित कर लिया इन्होंने, चेचन्या ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो दिसंबर 1994 में रूस ने क्या क्या अपनी सेना भेजी। कहाँ भेजी? राजधानी पे सीधे सट, क्योंकि मेन भाई नेता कहाँ बैठता है? राजधानी। मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा? राजधानी में। तो यहाँ अपनी सेना भेजी, भयंकर युद्ध किया, हमले किए। परंतु
जहाँ राजधानी थी वहाँ सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी रहती है, तो युद्ध में आम जनता को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता, ये युद्ध का नियम है। तो क्या हुआ, वहाँ के लड़ाकों ने गोरिल्ला युद्ध स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? गोरिल्ला युद्ध, मतलब आते हमला करके फिर छुप जाते, आते हमला करते फिर छुप जाते। तो गोरिल्ला युद्ध की वजह से रूस को बहुत नुकसान हुआ। रूस को लगा कि यार यहाँ अभी प्रेजेंट में पार पड़ना मुश्किल है, तो इन्होंने क्या किया, एक समझौता कर लिया। क्या कर लिया भाई, चेचन्या से समझौता कर लिया और अपनी सेना रिटर्न बुला ली कि एक काम करो, वापस घर आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पर लड़ने की, हम समझौता कर रहे हैं। अब समझौता करके चेचन्या को वास्तविक स्वशासन मिला कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए उसको कह दिया कि हाँ ठीक है, रूस के हिसाब से चलना, पर तुम आज़ाद हो। जैसे हमने जम्मू कश्मीर को 370 धारा 370 के साथ विशेष शक्तियाँ प्रदान की हुई थी, उसी प्रकार रूस ने भी क्या किया, चेचन्या को विशेष शक्ति प्रदान कर दी, शांति समझौता किया और रूस ने अपनी सेना वापस बुला ली। कब? 1996 में। 94 में हमला हुआ, 95 में चेचन लड़ाकों ने गोरिल्ला युद्ध स्टार्ट कर दिया, पार नहीं पड़ी तो रूस ने क्या किया, शांति समझौता कर लिया। उसके बाद क्या होता है, चेचन्या वालों को लगता है कि यार कसर रह गई, कहीं ना कहीं कमी रह गई कुछ ना कुछ, कि आज़ाद हुए पर कहना क्या है कि रूस के अंदर ही रहो। तो अब क्या करें कि पहले रूस ने समझौता कर लिया था, वापस से 1999 मतलब 3-4 साल बाद ही 1999 में ये क्या करते हैं, चेचन्या रूस है, ये रूस के भाग है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया दागिस्तान, ये क्या करता है कि यार अपना इतना भाग अपन रूस से अलग आ ही रहे, क्यों ना एक काम करे, ये जरा सा रूस का टुकड़ा इस राज्य से मिलता है, खाली ये सीमा इतनी कवर कर लेंगे तो रूस का खेल इधर से खत्म। इन्होंने क्या किया, यहाँ से चेतन्या के लड़ाकों ने दागिस्तान पे हमला कर दिया। क्या किया, यहाँ पे भी हमला किया और रूस के कई शहर में भी बमबारी चालू कर दी। कब? 1999 सितंबर माह में इधर भी हमला किया और उधर भी बमबारी चालू कर ली। मास्को हुआ, दूसरे और भी जो रूस के राजधानी में भी बमबारी हुई, दूसरी जगह भी इन्होंने बमबारी की। रूस को लगा कि साला अभी थोड़े समय पहले शांति समझौता किया था, समझाया था, अच्छा खासा किया था, फिर रूस ने अपनी वापस सेनाएं भेजी और 1999 में इन्होंने हमला किया। 2000 में चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी पे कौन से सन में, 2000 में पूरी तरह कब्जा कर लिया कि साला पहले समझाया था फिर माना भी नहीं, इधर हमारे ऊपर भी हमला कर रहा है, ऊपर हमारा एक राज्य एक प्रांत और है दागिस्तान, इसको भी तू तो कब्जे करने की सोच रहा है और खुद का क्षेत्रफल बढ़ाने की सोच रहा है दूसरे युद्ध में। तो रूस ने क्या किया भाई, अपनी सेना भेजी, सैन्य अभियान चलाया, रूस की सेना ने ग्रोजनी राजधानी पे पूरा कब्जा कर लिया। अब वापस से यहाँ के लड़ाकों ने क्या चालू कर दिया, गोरिल्ला युद्ध चालू कर दिया। 2001 से 2008 तक गोरिल्ला युद्ध चला और अंत तक क्या हुआ, बड़े पैमाने पे युद्ध होने के बाद रूस ने पूरी तरह यहाँ नियंत्रण हासिल कर लिया। क्यों? क्योंकि इस समय जो रूस के राष्ट्रपति थे वो थे व्लादिमीर पुतिन, जो अभी वर्तमान में भी वहाँ के राष्ट्रपति है। तो व्लादिमीर पुतिन अगर वहाँ के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, शक्ति के द्वारा इनके विद्रोह का दमन किया चेचन्या का, और ग्रोजनी पे पूरी तरह अधिकार स्थापित किया। तो चेचन्या का क्या है, रूस का ही एक राज्य है या प्रांत है। 2008 में जैसे हमने पढ़ा कि अभी CSI में जॉर्जिया 1993 में शामिल हो गया और 2009 में अलग हो गया। 2093 में शामिल क्यों हुआ था, क्योंकि 91, 92 और 93 में इसके दो क्षेत्र कौन कौन से, ओसेतिया 1991 में और अबखाजिया 92-93 में इससे अलग हो गए थे। रूस ने इनको समर्थन दिया था और वहाँ पे इनकी पैरेलल सरकार चल रही थी। क्या चल रही थी? गवर्नमेंट चल रही थी अलग से। 2008 में क्या होता है, 7 अगस्त के दिन जॉर्जिया को लगता है कि यार अब लंबा समय हो गया, अपन CSI के सदस्य भी है, रूस से भी थोड़ी थोड़ी बनने लग गई है, तो इसने क्या किया कि अब अपना जो खोया हुआ हिस्सा है उसको वापस से प्राप्त किया जाए। तो कैसे करेंगे, आसानी से तो देंगे नहीं, तो इसके जो अलगाववादी दो क्षेत्र अलग हुए थे, इसने अगस्त के महीने में को 7 अगस्त, कितनी तारीख को, 7 अगस्त 2008 के दिन
7 अगस्त को दोनों जगह हमला किया। ये युद्ध 5 दिन चला। कितने दिन चला? 5 दिन, 7 से 12 अगस्त तक। जॉर्जिया ने दक्षिण ओसेतिया और अबखाजिया पे हमला किया 7 अगस्त के दिन, परंतु रूस ने वापस से इनके समर्थन में सेना भेजी। 5 दिन ये युद्ध चला। 5 दिन में रूस के समर्थन से दोनों क्षेत्र जीते और जॉर्जिया को पीछे हटा दिया। पीछे हटाने के बाद रूस ने यहाँ पे यूएन ने युद्ध विराम करवाया। युद्ध विराम होने के बाद रूस ने दक्षिण ओसेतिया और अफगानिया को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। मतलब इससे पहले यहाँ मान्यता इनको रूस राज्य के तौर पे नहीं दी गई थी, राष्ट्र के तौर पे नहीं दी गई थी। पर क्या हुआ, जब 2008 का युद्ध हुआ, जॉर्जिया को पीछे हटा दिया गया, तो रूस ने घोषणा कर दी कि तुम दोनों अलग अलग देश हो। क्या हो? अलग अलग स्वतंत्र देश हो। और इसका परिणाम क्या निकला कि रूस ने जॉर्जिया को पीछे हटा दिया। रूस ने दक्षिण ओसेतिया और अबखाजिया को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। परंतु भाई ये मान्यता किसने दी है? रूस ने। यूएन में जब ये मुद्दा गया तो यूएन ने इन दोनों को मान्यता देने से मना कर दिया। तो आज भी आधिकारिक तौर पे यहाँ इसको जॉर्जिया का भाग माना जाता है, परंतु यहाँ सरकारें रूस के समर्थन से चलती है और इनकी स्वतंत्र सरकारें हैं। साथ ही साथ पूर्वी यूरोप, साम्यवाद यूरोप में फैला हुआ था। सोवियत संघ के विघटन का असर यूरोप पर भी पड़ा। यूरोप भी इससे छूता ना रहा। तो सबसे पहले यूरोप में चेकोस्लोवाकिया, क्या है? चेकोस्लोवाकिया का शांतिपूर्ण विभाजन, यानी कि एक देश है चेकोस्लोवाकिया। कौन सा देश? चेकोस्लोवाकिया। यह देश था, एक था, परंतु यहाँ भेदभाव संस्कृति की वजह से अलग अलग 1992 से पहले एक देश था, परंतु शांति से यहाँ के लोगों ने जब देखा कि भाई आपका और हमारा नहीं बन रहा है, तो शांति से दोनों देश, एक देश 2 भागों में बट गया। ये बीच से बट गया। तो बटा तो 2 देश अलग अलग बने। पहला बना चेक, क्या नाम था इसका? चेकोस्लोवाकिया। तो चेक आगे आ गया, चेक नाम का एक देश बना। पीछे रहेगा स्लोवाकिया, तो ये स्लोवाकिया अलग देश बना। तो एक बना चेक गणराज्य, दूसरा बना स्लोवाकिया गणराज्य। तो इसकी स्थापना ये 1918 में बना था। कब बना था? चेकोस्लोवाकिया देश कब बना था? 1918 में बना था। ये देश चेक और स्लोवाक लोगों का संघीय गणराज्य था। कैसा था? संघीय गणराज्य था। तो यहाँ बिना किसी युद्ध के, बिना किसी धरने प्रदर्शन के, बिना किसी हिंसा के, शांति के द्वारा दोनों देश वापस अलग अलग, ये एक देश 2 भागों में बढ़ गया और 2 नए देशों का जन्म हुआ, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया गणराज्य। यूगोस्लाविया का विघटन 1991 के बाद। यूगोस्लाविया क्या था? बाल्टन ग्रुप का एक देश था, बाल्टन समूह का एक, बाल्टन गणराज्य का एक देश था। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, क्या हुआ? विघटन हुआ। तो समय के साथ 1991 में जब विघटन हुआ तो यहाँ पर भी यूगोस्लाविया 4 भागों में बट गया। कितने भागों में? 4 देशों में बट गया। उस समय 1991 में बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने अपने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। मतलब इसके जो 4 इधर के राज्य थे, 1, 2, 3 और 4, ये रहा। ये इन 3 राज्यों ने, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने को अलग अलग राष्ट्र घोषित कर दिया, अलग राष्ट्र हो गए। समय के साथ सर्बिया 2006 में, मोंटेनेग्रो और 2008 में कोसोवा भी अलग हो गया। मतलब कुल मिला के जो एक देश था यूगोस्लाविया, आज इस नाम से कोई देश है ही नहीं। इस देश के 7 अलग अलग देश बन गए। पहले स्लोवानिया 1991 में बना, क्रोएशिया 1991 में बना, बोस्निया हर्जेगोविना 1992 में बना, उत्तर मैसेडोनिया 1991 में बना, सर्बिया
बना, मोंटेनेग्रो बना और कोसोवा बना। अंत में सबसे लास्ट में 2008 में ये सर्बिया है, सर्बिया से अलग होके, सर्बिया देश का ही भाग था पहले ये, कोसोवा, कौन सा, कोसोवा, 2008 में कोसोवा सर्बिया से अलग हो गया। कैसे अलग हो गया, मतलब जब इतने सारे देश अलग हुए, 1991 में हुए, 92 में हुए, ये पूरा देश ही यूगोस्लाविया का पूरा विघटन हो गया। ये अब इसके नाम से कोई देश बचा ही नहीं, बल्कि इसके स्थान पे 7 नए देश बने, 6 पहले बन गए थे। 2008 में कोसोवा बना सर्बिया से अलग होके, परंतु रूस और कुछ देश इसको आज भी सर्बिया का हिस्सा मानते, अलग देश का दर्जा नहीं देते हैं। तो आज हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों कि भाई किस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो जो विघटन हुआ तो उस समय या सोवियत संघ बनने से, रूसी क्रांति के बाद से कौन कौन सोवियत संघ के राष्ट्रपति हुए, महामहिम हुए, उनके क्या कार्य थे, उन्होंने क्या योगदान दिया। साथ में राष्ट्रमंडल का गठन, CSI का गठन कब हुआ, कौन कौन से देश उसमें जुड़े थे। तो उसमें हमने देखा 11 देश जुड़े थे। बाल्टिक गणराज्य और जॉर्जिया उसमें शामिल नहीं था। 1993 में जॉर्जिया शामिल होता है, परंतु 2008 के युद्ध के बाद 2009 में वो वापस अलग हो जाता है। उसी के साथ में यूक्रेन भी समय के साथ CSI देश से हट जाता है। और पढ़ा कि उस समय जो विघटन हुआ और उससे जो 15 गणराज्य बने थे, तो अलग अलग गणराज्यों में क्षेत्र, भाषा, संस्कृति को लेकर कहाँ कहाँ युद्ध हुए, कौन सा देश का विघटन हुआ और कहाँ शक्ति के द्वारा विद्रोह को का दमन कर दिया गया। अगर हम देखें तो जॉर्जिया से 2 अलग देश बना दिए गए जिनको रूस ने मान्यता दी। वहीं रूस ने अपने खुद के राज्य चेचन्या के विद्रोह को शक्ति के द्वारा दबा दिया गया, उनको मान्यता नहीं दी गई। होना यह था कि जब रूस ने जॉर्जिया में सपोर्ट किया है कि चलो ठीक है तुम्हारी संस्कृति अलग है, अबखाजिया, दक्षिण ओसेनिया की, तो अलग अलग राज्य बना दिए गए, उनको स्वतंत्रता दी गई। तो रूस को बड़ा दिल दिखाते हुए चेचन्या को भी अलग राज्य बना देना चाहिए था, पर रूस ने क्या किया, नहीं बनाया। क्योंकि कोई भी देश अपने क्षेत्र से क्षेत्रफल या राजनीतिक या आर्थिक किसी भी तरह की कोई हानि नहीं चाहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इसके अगले नेक्स्ट भाग में हम पढ़ने वाले हैं रूस और भारत का संबंध। मतलब इन सारी गाथाओं में सोवियत संघ के विघटन से लेके ये अलग अलग देशों के साथ रूस के युद्ध हुआ, रूस ने विद्रोह का दमन किया, इसके साथ साथ रूस का भारत से कैसा संबंध रहा, और साथ ही साथ हम देखेंगे हमारे कुछ वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में आपके 1 या 2 अंक में पूछे जाते हैं, तो वो भी हम पाठ के समाप्त होने के साथ साथ ही देखेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय अचानक से उसका वजन ना पड़े। ठीक है।